सो दिस इज नीट क्विककास्ट डायरेक्ट एनसीईआरटी से। मैंने ये खुद के नोट्स प्लस एनसीईआरटी कंबाइन करके बनाया है। यहाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर होंगी। अगर किसी भी पॉइंट पे इन डेप्थ समझना हो देन एनसीईआरटी में वो टॉपिक खोल कर एक बार जरूर से पढ़ लेना। सो लेट्स बिगिन। तो चलिए एकदम अर्ली डेज से स्टार्ट करते हैं। आज हम हेल्थ का मीनिंग जानते हैं, पर पहले लोगों का माइंडसेट बिल्कुल अलग था। अर्ली ग्रीक्स जैसे हिपोक्रेट्स और इंडियन आयुर्वेदा सिस्टम ने ना एक गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस प्रपोज किया था। हाँ, उनका मानना था कि जिनके ब्लड में ब्लैक बाइल होता है उनकी पर्सनालिटी हॉट होती है और उन्हें बेसिकली फीवर होता है। ये पूरा कॉन्सेप्ट सिर्फ फ्लूइड्स पर बेस्ड था। मतलब ये तो किसी एस्ट्रोलॉजी जैसा साउंड कर रहा है, जहां प्लैनेट्स की जगह हम बॉडी फ्लूइड्स के बेसिस पर फ्यूचर प्रेडिक्ट कर रहे हैं। उस टाइम पर एक्चुअली ऑब्जर्वेशन ही उनका सबसे बड़ा टूल था। उन फिलोसोफर्स ने सिर्फ पैटर्न्स ऑब्जर्व किए, पर साइंस तो हमेशा एविडेंस डिमांड करती है। इस हाइपोथेसिस को ब्रेक करने का क्रेडिट विलियम हार्वी को जाता है। ओह राइट, जिन्होंने ब्लड सर्कुलेशन डिस्कवर किया था। एग्जैक्टली। हार्वी ने थर्मोमीटर यूज करके डेमोन्स्ट्रेट किया कि जिन पर्सन्स में ब्लैक बाइल था उनका बॉडी टेम्परेचर बिल्कुल नॉर्मल था। इस एक सिंपल एक्सपेरिमेंट ने उस सदियों पुरानी गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस को पूरी तरह डिस्प्रूव कर दिया। ये अपने आप में बायोलॉजी के अंदर एक बहुत बड़ा शिफ्ट था। अब अगर हम आज की मॉडर्न डेफिनेशन देखें तो वो क्लियर स्टेट करती है कि हेल्थ का मतलब सिर्फ एब्सेंस ऑफ डिजीज नहीं है। हाँ, अगर आप फिजिकल, मेंटल और सोशल इन तीनों लेवल्स पर कंप्लीटली वेल हैं, तभी आप ट्रूली हेल्दी माने जाएंगे। एनसीईआरटी हेल्थ को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड करती है। जेनेटिक डिसऑर्डर्स, इन्फेक्शंस और लाइफस्टाइल, राइट? अब देखिए, जेनेटिक्स तो बर्थ से फिक्स होते हैं, पर मैं ये समझना चाहता हूँ कि लाइफस्टाइल जैसे फूड, वाटर, रेस्ट, एक्सरसाइज, इनका रोल जेनेटिक्स से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट कैसे बन गया? देखिए, जेनेटिक्स सिर्फ एक बेस्ड फाउंडेशन क्रिएट करती है। आपकी लाइफस्टाइल वो एनवायरनमेंट डिक्टेट करती है जहां वो जीन्स एक्चुअली एक्सप्रेस करेंगे। इसको एक स्पोर्ट्स कार की तरह सोचिए। अच्छा, जैसे मेरे पास एक हाई एंड कार है जो मेरी जेनेटिक्स हुई। बिल्कुल, पर अगर आप उसमें लो क्वालिटी फ्यूल डालेंगे और रेगुलर सर्विस नहीं कराएंगे जो आपकी लाइफस्टाइल है, तो इंजन फेल होना ही है। अगर हम बैलेंस डाइट या एडेक्वेट स्लीप नहीं लेते तो हमारा इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है। और इस वीक एनवायरनमेंट में इन्फेक्शंस इजीली अपॉर्चुनिटी देखकर अटैक करते हैं। मेक्स टोटल सेंस। और जब ये फैलता है तो वहां से डिजीज एंटर करती है। राइट। बेसिकली जब बॉडी के किसी ऑर्गन का फंक्शनिंग एडवर्सली इफेक्ट होता है और स्पेसिफिक साइंस या सिम्टम्स दिखते हैं, तब हम उसे डिजीज बोलते हैं। जिसको ब्रॉडली 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। इन्फेक्शियस जो स्प्रेड होती हैं जैसे एड्स, और नॉन इन्फेक्शियस जो स्प्रेड नहीं होती जैसे कैंसर। मुझे लगता है इन्फेक्शियस डिजीजेस का स्प्रेड होना एक एलैबोरेट चेन रिएक्शन जैसा है। सही कहा आपने। इन पैथोजेंस को, यानी इन डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स को एक्चुअली होस्ट बॉडी के इंटरनल एनवायरनमेंट में सर्वाइव करना पड़ता है। ये उनका सबसे बड़ा टेस्ट होता है। मतलब इनको बॉडी के डिफेंस पैरामीटर्स को प्रैक्टिकली बाईपास करना पड़ता है। एग्जैक्टली। फॉर एग्जाम्पल, जो पैथोजेंस फूड के थ्रू स्टमक में एंटर करते हैं, उन्हें उस एक्सट्रीम लो पीएच को रेजिस्ट करना पड़ता है। डाइजेस्टिव एंजाइम से बचना पड़ता है। अगर वो वहां डिस्ट्रॉय हो गए तो इन्फेक्शन वहीं एंड हो जाता है। ये तो लिटरल एक ऑब्स्टिकल कोर्स जैसा हुआ। नीट 2026 एस्पिरेंट्स एनसीईआरटी पैथोजेंस की एक बहुत स्ट्रिक्ट लिस्ट प्रोवाइड करती है। तो हम बैक्टीरियल डिजीजेस से डीप डाइव स्टार्ट करते हैं। सबसे कॉमन एग्जाम्पल टाइफॉइड का ले लीजिए। हाँ, जो सैल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया कॉज करता है। ये स्मॉल इंटेस्टाइन को इन्फेक्ट करता है और फिर वहां से ब्लड के थ्रू दूसरे ऑर्गन्स तक ट्रैवल करता है। और इसको डिटेक्ट करने के लिए हम वाइडल टेस्ट यूज करते हैं। पर इसमें एक बहुत फैसिनेटिंग और थोड़ी स्कैरी केस स्टडी आती है टाइफॉइड मैरी की। वो एक प्रोफेशनल कुक थी जिसने कई सालों तक फूड के थ्रू इन्फेक्शन स्प्रेड किया। पर वेट, अगर वो खुद इन्फेक्ट थी तो वो कंसिस्टेंटली कुक कैसे कर रही थी? ये एपिडेमियोलॉजी की एक क्लासिक स्टडी है। मेरी मैलोन एक्चुअली एसिम्प्टोमेटिक थी। उसका अपना इम्यून सिस्टम उस बैक्टीरिया को कंट्रोल में रख रहा था, इसलिए उसे कोई सिम्टम्स शो नहीं हुए। ओह, बैक्टीरिया उसकी बॉडी में सर्वाइव कर रहा था। बिल्कुल, उसके गॉल ब्लैडर में बैक्टीरिया सेफली हाइड कर रहे थे और वो अपने फीसिस के थ्रू बैक्टीरिया कंटिन्यूअसली शेड कर रही थी। पुअर हाइजीन के चलते वो बैक्टीरिया फूड में एंटर करता था।
ये दिखाता है कि एक एसिम्प्टोमेटिक कैरियर कम्युनिटी के लिए कितना डेंजरस हो सकता है। एकदम टेरिफाइंग है ये। दूसरी बैक्टीरियल डिजीज एनसीईआरटी में न्यूमोनिया है। स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा ये डायरेक्टली एल्वियोलाई को टारगेट करते हैं। हाँ, एल्वियोलाई हमारे लंग्स के वो एयर फिल्ड सैक्स होते हैं। जब ये बैक्टीरिया वहाँ इन्फेक्ट करते हैं तो सिवियर इन्फ्लेमेशन होता है और एल्वियोलाई फ्लूइड से फिल हो जाते हैं। तो बेसिकली वहाँ ब्रीदिंग प्रैक्टिकली ब्लॉक हो रही है, ऑक्सीजन एक्सचेंज ड्रॉप कर जाता होगा। सही बात है, ऑक्सीजन लेवल इतना ड्रॉप करता है कि सिवियर केसेस में लिप्स और नेल्स ग्रेश या ब्लूइश टर्न करने लगते हैं। इस लिस्ट में हम डिसेंट्री, प्लेग और डिप्थेरिया को भी इंक्लूड करते हैं। राइट। अब अगर वायरल डिजीजेस पर आएं तो कॉमन कोल्ड सबसे ऊपर है। राइनोवायरसेस इसको कॉज करते हैं और ये नोज और रेस्पिरेटरी पैसेज को इन्फेक्ट करते हैं। पर यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग डिस्टिंक्शन है एनसीईआरटी में। हाँ, ये वायरसेस लंग्स को इन्फेक्ट नहीं करते, ये सिर्फ अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक तक लिमिट रहते हैं और इनका ट्रांसमिशन ड्रॉपलेट्स के थ्रू होता है जब कोई इन्फेक्टेड पर्सन स्नीज या कॉफ करता है। और यही न्यूमोनिया और कॉमन कोल्ड के बीच का मेन डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है जो एग्जाम्स में रिपीटेडली टेस्ट होता है। एग्जैक्टली। इसका एक रीजन ये है कि राइनोवायरस खुद को थोड़े कूलर टेम्परेचर्स में बेटर रेप्लिकेट करता है। लंग्स का टेम्परेचर उनके सर्वाइवल के लिए थोड़ा ज्यादा वार्म होता है। ये डिटेल्स बहुत मैटर करती हैं। अब देखिए, बैक्टीरियल और वायरल पैथोजेंस तो खुद डायरेक्ट इन्वेट कर रहे थे, पर कुछ पैथोजेंस आलस करते हैं। उनको एक ऊबर या टैक्सी चाहिए बॉडी तक आने के लिए, जिसको हम वेक्टर्स बोलते हैं। बिल्कुल, और ये हमें प्रोटोजोन डिजीजेस की तरफ ले जाता है, जैसे मलेरिया। इसे प्लाज्मोडियम पैरासाइट कॉज करता है। एनसीईआरटी इसकी 3 स्पीशीज लिस्ट करती है: प्लाज्मोडियम विवैक्स, प्लाज्मोडियम मलेरिया और प्लाज्मोडियम फैल्सिपारम। इनमें से प्लाज्मोडियम फैल्सिपारम सबसे सीरियस है ना? हाँ, क्योंकि फैल्सिपारम एक्चुअली इन्फेक्टेड रेड ब्लड सेल्स को स्टिकी बना देता है। फिर ये स्टिकी सेल्स ब्रेन और दूसरे ऑर्गन्स की स्मॉल ब्लड वेसल्स को फिजिकली ब्लॉक कर देते हैं। वाओ, दैट्स डेंजरस। दूसरी प्रोटोजोन डिजीज अमीबियासिस है। ये एंटोमोइबा हिस्टोलेटिका से होती है, जो लार्ज इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन करता है। यहाँ हाउस फ्लाइज एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं। सही कहा, पर हाउस फ्लाइज यहाँ मैकेनिकल कैरियर्स हैं। ये डायरेक्टली पैरासाइट को बाइट करके इंजेक्ट नहीं करती। ये इन्फेक्टेड फीसिस पर बैठती हैं और उस पैरासाइट को फूड या ड्रिंकिंग वाटर पर ट्रांसफर कर देती हैं। तो वेक्टर और मैकेनिकल कैरियर का डिफरेंस क्लियर रखना बहुत जरूरी है एस्पिरेंट्स के लिए। अब आते हैं हेलमिंथिक डिजीजेस पर, मतलब वर्म्स वाले इन्फेक्शंस। एस्कारियासिस में एस्कारिस एक इंटेस्टाइनल राउंड वर्म होता है और ये वर्म्स एक्चुअली इंटरनल पैसेजेस को फिजिकली ब्लॉक कर देते हैं, क्योंकि इनके नंबर्स इंटेस्टिनल ट्रैक्ट में मैसिवली मल्टीप्लाई हो जाती हैं। उसके बाद एलिफेंटियासिस, जिसको फिलेरियासिस भी बोलते हैं, उसमें वुचेरिफॉर्म वर्म्स, मोस्टली वुचेरिया बनक्रॉफ्टी और वुचेरिया मलाई, ये लोअर लिम्स के लिम्फेटिक वेसल्स में बैठ जाते हैं और वहाँ क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन कॉज करते हैं। इसका वेक्टर फीमेल क्यूलेक्स मॉस्कीटो होती है। अगर आप इमेजिन करें तो लिम्फेटिक वेसल्स हमारी बॉडी का इंटरनल ड्रेनेज सिस्टम है। अगर वर्म्स उन्हें सालों तक ब्लॉक करके रखें तो फ्लूइड एक्यूमुलेट होता रहता है, जिसकी वजह से लिम्स लिटरली एक एलिफेंट की तरह स्वेल कर जाते हैं। इसलिए इसको एलिफेंटियासिस बोलते हैं। फ्राइटनिंग। आखिर में एनसीईआरटी फंगल डिजीजेस कवर करती है, जैसे रिंगवर्म, माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटन और एपिडर्मोफाइटन। ये फंगाई स्किन, नेल्स और स्कैल्प पर ड्राई स्केली लीजन्स कॉज करते हैं। और फंगाई को थ्राइव करने के लिए मॉइस्चर और हीट चाहिए होती है, राइट? इसलिए ये स्पेसिफिकली उन एरियाज में मिलते हैं जहां स्किन फोल्ड्स होती हैं, जैसे टोज के बीच में। बिल्कुल, ये मोस्टली सॉइल से अक्वायर होते हैं या फिर अगर आप किसी इन्फेक्टेड पर्सन के टॉवल्स या क्लोथ्स यूज कर लें। ये पूरी पैथोजेंस के लिए नीट पर्सपेक्टिव से काफी हैवी है, पर क्या हमारी बॉडी इनका शांति से वेलकम करती है? बिल्कुल नहीं। बॉडी एक ब्रूटल डिफेंस सिस्टम डिप्लॉय करती है, जिसे हम इम्यूनिटी कहते हैं। और सबसे पहली लाइन ऑफ डिफेंस इन्नेट इम्यूनिटी होती है। ये एक कंप्लीटली नॉन स्पेसिफिक बॉर्डर वॉल की तरह है जो बर्थ से प्रेजेंट होती है। एनसीईआरटी इसमें स्ट्रिक्टली 4 बैरियर्स मेंशन करती है। चलिए इनको ब्रेक डाउन करते हैं। सबसे पहले है फिजिकल बैरियर्स। ये आपका सबसे डायरेक्ट शील्ड है। आपकी स्किन सबसे बड़ा फिजिकल बैरियर है। इसके साथ ही रेस्पिरेटरी, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल और यूरोजेनिटल ट्रैक्ट्स के अंदर एक म्यूकस कोटिंग होती है। ये म्यूकस प्रैक्टिकली एक स्टिकी ट्रैप है जो इन्वेडिंग माइक्रोब्स को कैप्चर कर लेता है। स्टमक में डेडली एसिड होता है या हमारे सलाइवा और टीयर्स में एंजाइम्स होते हैं। सही बात है।
सलाइवा और टीयर्स में लाइसोजाइम एंजाइम होता है जो एक्चुअली बैक्टीरियल सेल वॉल्स को लिटरल मेल्ट कर देता है। पर अगर पैथोजन इससे भी बच जाए तब सेल्यूलर बैरियर्स एक्टिवेट होते हैं। ये हमारे रोमिंग सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, राइट? जैसे ल्यूकोसाइट्स, स्पेसिफिकली पीएमएनएल न्यूट्रोफिल्स, यानी पॉलीमॉर्फ न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स, और मोनोसाइट्स या टिश्यू मैक्रोफेजेस। एग्जैक्टली ये एक प्रोसेस यूज करते हैं जिसे फेगोसाइटोसिस कहते हैं। ये डायरेक्ट उन फॉरेन माइक्रोब्स को ढूंढकर उन्हें एनगल्फ करते हैं और वहीं डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ये तीनों अमेजिंग हैं, पर चौथा बैरियर मुझे सबसे ज्यादा फैसिनेटिंग लगता है, साइटोकाइन बैरियर्स। एनसीईआरटी कहती है कि वायरस इन्फेक्टेड सेल्स इंटरफेरॉन्स सिक्रीट करते हैं। मैं इसको ऐसे विजुअलाइज करता हूं कि कोई सोल्जर है जो खुद मार्टियर हो रहा है, पर मरते मरते आसमान में एक वार्निंग फ्लेयर शूट कर रहा है। ये एब्सोल्यूट परफेक्ट एनालॉजी है। जब कोई वायरस किसी सेल को हाईजैक करता है और वो सेल रियलाइज करता है कि उसका सर्वाइवल इम्पॉसिबल है, तो वो इंटरफेरॉन्स रिलीज करता है। और ये इंटरफेरॉन्स सराउंडिंग नॉन इन्फेक्टेड सेल्स को अलर्ट करते हैं। हाँ, ये आसपास के सेल्स से बाइंड करके उन्हें एंटीवायरल प्रोटीन्स प्रोड्यूस करने का केमिकल सिग्नल देते हैं, ताकि जब वायरस नए सेल्स पर अटैक करे तो वो मशीनरी हाईजैक ना कर पाए। क्या सिस्टम है बॉडी का! ये इनेट इम्यूनिटी हुई, पर असल मैजिक तो अक्वायर्ड इम्यूनिटी में होता है। ये हाईली स्पेशलाइज्ड और पैथोजन स्पेसिफिक होती है। बिल्कुल। जब बॉडी पहली बार किसी नए पैथोजन को इनकाउंटर करती है तो वो एक प्राइमरी रिस्पॉन्स माउंट करती है। ये रिस्पॉन्स नेचुरली थोड़ा स्लो और लो इंटेंसिटी का होता है, पर इस दौरान इम्यून सिस्टम के पास एक मेमोरी जनरेट हो जाती है। जिसका मतलब है जब सेम पैथोजन दोबारा अटैक करेगा तो डिफेंस सिस्टम कंप्लीटली रेडी होगा। उस टाइम सेकेंडरी या एमनेस्टिक रिस्पॉन्स फायर होता है, जो प्रैक्टिकली ओवरवेलमिंग और हाईली इंटेंस होता है। और नीट 2026 एस्पिरेंट्स यहाँ ध्यान दें, इस प्राइमरी और सेकेंडरी रिस्पॉन्स की फाउंडेशन मेमोरी पर बेस्ड है। ये कॉन्सेप्ट कंप्लीटली क्रूशियल है। अब इस एक्वायर्ड इम्यूनिटी के पीछे दो मेजर स्पेशल फोर्सेस काम करती हैं, बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स। पहले बी सेल्स की बात करते हैं, जो ब्लड में एंटीबॉडीज की आर्मी रिलीज करते हैं। हाँ, और क्योंकि ये एंटीबॉडीज ब्लड और लिम्फ में यानी ह्यूमर्स में घूमती हैं, इसलिए इसको ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स लेबल किया जाता है। इस पर बहुत एमसीक्यूज आते हैं और इन एंटीबॉडीज का स्ट्रक्चर हमेशा टेस्ट होता है। इनका H2L2 स्ट्रक्चर होता है, बेसिकली एक वाई शेप जिसमें 2 लाइट पेप्टाइड चेन्स और 2 हैवी पेप्टाइड चेन्स होती हैं। सही कहा। और इनके स्पेसिफिक टाइप्स में IgA, IgM, IgE और IgG शामिल होते हैं। पर एक सवाल, अगर बी सेल्स एंटीबॉडीज फायर करते हैं तो टी लिम्फोसाइट्स वहां क्या कर रहे हैं? वो कमांडर हैं। एक तरह से हाँ, टी सेल्स खुद एंटीबॉडीज प्रोड्यूस नहीं करते, पर वो बी सेल्स को उन्हें प्रोड्यूस करने में हेल्प जरूर करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, टी सेल्स सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी यानी CMI को कंट्रोल करते हैं। ये इसका एक बहुत क्लासिक एग्जांपल ग्राफ्ट रिजेक्शन है ना, जब किसी पेशेंट की बॉडी ट्रांसप्लांटेड ऑर्गन को रिजेक्ट कर देती है। एग्जैक्टली। टी सेल्स नेचुरली सेल्फ और नॉन सेल्फ टिश्यू के बीच इजीली डिफरेंशिएट कर लेते हैं। जब उन्हें किसी और का ऑर्गन मिलता है, उनको लगता है थ्रेट आ गया है और वो डायरेक्टली उस ट्रांसप्लांट को अटैक कर देते हैं। तो टी सेल्स प्रैक्टिकली आईडी कार्ड्स चेक कर रहे हैं और आईडी मैच ना होने पर सीधा शूट ऑन साइट का फॉलो कर रहे हैं। यही रीजन है कि ऑर्गन ट्रांसप्लांट पेशेंट्स को लाइफ लॉन्ग इम्यूनोसप्रेसेंट मेडिसिन्स लेनी पड़ती हैं। हाँ, ताकि उनके टी सेल्स उनके नए ऑर्गन को डिस्ट्रॉय ना कर दें। अब इस पूरे सिस्टम को हम कैसे एक्वायर करते हैं, उस बेसिस पर एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी आती है। एक्टिव इम्यूनिटी वो है जिसमें होस्ट की बॉडी खुद उस पैथोजन या एंटीजन से लड़कर एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती है। ये प्रोसेस थोड़ा स्लो होता है। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं जैसे आप मार्केट से फ्रेश इंग्रेडिएंट्स ला रहे हैं और पूरा खाना स्क्रैच से खुद कुक कर रहे हैं। इसमें टाइम लगता है पर रिजल्ट लॉन्ग लास्टिंग होता है। एकदम। और पैसिव इम्यूनिटी इसके एग्जैक्ट ऑपोजिट है। जैसे स्विगी या जोमैटो से इमरजेंसी फूड ऑर्डर करना। आपके पास टाइम नहीं है तो कंप्लीटली रेडीमेड प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज बॉडी को डायरेक्ट प्रोवाइड की जाती है। इसका सबसे ब्यूटीफुल नेचुरल एग्जाम्पल कोलोस्ट्रम है, मदर्स मिल्क, जो इनिशियल लैक्टेशन डेज में प्रोड्यूस होता है। इसमें बहुत अबंडेंट IgA एंटीबॉडीज होती हैं। और एक और एग्जाम्पल है प्लासेंटा के थ्रू फीटस को मिलने वाली IgG एंटीबॉडीज। ये डायरेक्ट रेडीमेड डिफेंस है। इसी मेमोरी और प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज के कॉन्सेप्ट पर वैक्सीनेशन बेस करता है।
बिल्कुल। वैक्सीन्स हमारे इम्यून सिस्टम के लिए प्रैक्टिकली एक ट्रेनिंग सिम्युलेटर की तरह काम करते हैं। हम उनमें वीक या डेड पैथोजेंस इंट्रोड्यूस करते हैं। जो एक्चुअल डिजीज कॉज करने की हालत में नहीं होते। सही बात है। पर इम्यून सिस्टम उन्हें रियल थ्रेट समझता है और उन वीक पैथोजेंस के अगेंस्ट मेमोरी बी सेल्स और टी सेल्स जनरेट करके रख लेता है, ताकि फ्यूचर में अगर स्ट्रॉन्ग रियल इन्फेक्शन आए तो हमारी बॉडी कंप्लीटली प्रिपेयर्ड हो। पर इमरजेंसीज में जैसे स्नेक बाइट हो गया या किसी को टेटानस का रिस्क है, वहां हम वैक्सीन काम करने का वेट नहीं कर सकते। ऐसी इमरजेंसी सिचुएशंस में टाइम का वेट करना लिटरल फेटल हो सकता है। वहां हम सीधे पेशेंट्स को प्रीफॉर्म्ड एंटीबॉडीज इंजेक्ट करते हैं, जिसे पैसिव इम्यूनाइजेशन कहते हैं। और आजकल तो हमने टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस कर ली है कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए यूज करके हम हेपेटाइटिस बी वैक्सीन नेचुरली यीस्ट सेल्स को मैनिपुलेट करके लार्ज स्केल पर प्रोड्यूस कर रहे हैं। साइंस वाकई अमेजिंग है, पर कभी-कभी ये इनक्रेडिबली पावरफुल सिस्टम कुछ बड़ी मिस्टेक्स कर बैठता है, जिसको हम एलर्जीज कहते हैं। हाँ, अब देखिए एनवायरनमेंट में जो एंटीजेंस हैं, डस्ट माइट्स, पॉलन, ये हमेशा खतरनाक नहीं होते, पर कुछ लोगों का डिफेंस सिस्टम इनको डेडली समझकर एक मैसिव एग्जैजरेटेड रिस्पांस प्रोड्यूस करता है। इस एलर्जिक रिएक्शन में आईजीई एंटीबॉडीज बहुत रैपिडली प्रोड्यूस होती हैं। बॉडी के मास्ट सेल्स उस इरिटेशन में हिस्टामिन और सेरोटोनिन जैसे केमिकल्स रिलीज करते हैं, जिससे अल्टीमेटली ब्लड वेसल्स डायलेट होती हैं, फ्लूइड लीक होता है और वो कंटिन्यूअस स्नीजिंग, वाटरी आइज और वीजिंग जैसी सिचुएशंस ट्रिगर हो जाती हैं। पर एक ऑब्जर्वेशन है, आजकल अर्बन एरियाज में बच्चों में एलर्जीज इतनी कॉमन क्यों हो रही हैं? पहले तो इतना नहीं सुनने में आता था। ये एक बहुत वैलिड पॉइंट है। इसका डायरेक्ट कनेक्शन हमारी मॉडर्न लाइफस्टाइल से है, जिसको एपिडेमियोलॉजी में हाइजीन हाइपोथेसिस कहते हैं। मॉडर्न मेट्रो सिटीज के स्ट्रिक्टली प्रोटेक्टेड और सैनिटाइज्ड एनवायरनमेंट की वजह से बच्चों का इम्यून सिस्टम अर्ली एज में पैथोजेंस या सॉइल से सफिशिएंटली एक्सपोज नहीं हो पाता। तो बेसिकली उस डिफेंस सिस्टम को लड़ने की प्रैक्टिस नहीं मिलती। एग्जैक्टली। इम्यून सिस्टम फंडामेंटली डिजाइन ही फाइट करने के लिए हुआ है। जब उसे कोई रियल थ्रेट्स नहीं मिलते तो वो सडनली कंप्लीटली हार्मलेस चीजों पर, जैसे पॉलन या पीनट बटर, ओवर रिएक्ट करना शुरू कर देता है। सो इन अ वे टू मच प्रोटेक्शन इज एक्चुअली कॉजिंग द प्रॉब्लम। पर इस ओवर रिएक्शन का एक एक्सट्रीम और टेरिफाइंग फॉर्म भी है, ऑटो इम्यून डिजीजेस। हाँ, ऑटो इम्यूनिटी का लिटरल मतलब है फ्रेंडली फायर। हमारी मेमोरी बेस्ड एक्वायर्ड इम्यूनिटी ना भूल जाती है कि अपने सेल्स कौन से हैं और बाहरी नॉन सेल्फ कौन से हैं। डिफेंस सिस्टम का इंटरनल कंपास प्रैक्टिकली ब्रेक हो जाता है और बॉडी अपने ही वाइटल ऑर्गन्स को ब्लाइंडली अटैक करने लगती है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस इसका एक सबसे कॉमन एनसीईआरटी एग्जाम्पल है, जहां बॉडी के जॉइंट्स स्पेसिफिकली इम्यून सिस्टम द्वारा डिस्ट्रॉय होने लगते हैं। ये तो ओवर रिएक्शन की बात हुई, पर जब सिस्टम कंफ्यूज होने के बजाय कंप्लीटली सरेंडर कर दे, तब एज और कैंसर जैसी फेटल कंडीशंस डेवलप होती हैं। एड्स यानी एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम एचआईवी वायरस कॉज करता है। इस डिजीज की कॉम्प्लेक्सिटी ये है कि ये वायरस सीधे आपके इम्यून सिस्टम को ही हाईजैक कर लेता है। ये मैक्रोफेजेस में साइलेंटली एंटर करता है ना, और उन्हें एक लिटरल एचआईवी फैक्ट्री में कन्वर्ट कर देता है, और इसका सबसे मेन टारगेट होते हैं हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स। सही कहा। एचआईवी उन हेल्पर टी सेल्स को कंटिन्यूअसली और रूथलेसली डिस्ट्रॉय करता है। एक टाइम के बाद पेशेंट का इम्यून सिस्टम टोटली कोलैप्स कर जाता है। उसके बाद एक नॉर्मल कॉमन कोल्ड का वायरस भी उस पर्सन के लिए फेटल साबित हो सकता है। एनसीईआरटी एचआईवी ट्रांसमिशन के स्पेसिफिकली 4 कॉमन मेथड्स लिस्ट करती है। इन्फेक्टेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स, इन्फेक्टेड नीडल्स शेयर करना, सेक्सुअल कॉन्ट्रैक्ट और इन्फेक्टेड मदर से प्लासेंटा के थ्रू चाइल्ड तक। यहाँ हमें एक बहुत जरूरी मिथ बस्ट करना चाहिए। एचआईवी फिजिकल टच, हैंडशेक या आम सोशल कॉन्टैक्ट से बिल्कुल स्प्रेड नहीं करता। इसलिए प्रिवेंशन के लिए नैको यानी नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन और बहुत सारे एनजीओज मासेस को स्ट्रिक्टली एजुकेट करते हैं। WHO नेचुरली ब्लड बैंक्स को एक्टिवली सेफ बनाने के प्रोटोकॉल सेट करती है। चैप्टर ये प्रिंसिपल प्रोमिनेंटली एम्फसाइज करता है, डोंट डाई ऑफ इग्नोरेंस। क्योंकि इग्नोरेंस वाकई में सबसे बड़ी डिजीज है। अब देखिए, एड्स में डिफेंस सिस्टम सिवियरली वीक हो जाता है, पर कैंसर में एक कंप्लीटली डिफरेंट फेलियर होता है। सेल डिवीजन का, राइट? नॉर्मल सेल्स का डिवीजन हाई लेवल पर रेगुलेटेड होता है। उनमें एक इनहेरेंट प्रॉपर्टी होती है कॉन्टैक्ट इनहिबिशन,
जिसको मैंने ना एक क्राउडेड लोकल ट्रेन की एनालॉजी से समझता हूँ। जैसे ही लोग अंदर एंटर करते हैं और एक दूसरे को फिजिकली टच करते हैं, वो इंस्टेंटली फर्दर पुश करना बंद कर देते हैं। ये बहुत ब्रिलियंट तरीका है इसको पिक्चर करने का। नॉर्मल सेल्स एक दूसरे के कांटेक्ट में आते ही फर्दर डिवाइड होना डायरेक्टली बंद कर देते हैं। ये उनका रेगुलेटरी ब्रेक होता है, पर कैंसर सेल्स अपने ये ब्रेक्स कंप्लीटली लूज कर चुके होते हैं। एकदम फेल हो चुके होते हैं उनके ब्रेक्स। इस प्रोसेस को एनसीईआरटी ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन बोलती है। अब उन ब्रेक्स के फेल होने से अनकंट्रोल्ड रैपिड सेल डिवीजन शुरू होता है। वो कंटिन्यूअसली डिवाइड होकर सेल मासेस बनाते हैं, जिन्हें हम ट्यूमर्स कॉल करते हैं। और ये ट्यूमर्स प्रोमिनेंटली 2 टाइप्स के होते हैं। बिनाइन, जो स्ट्रिक्टली अपनी ओरिजिनल लोकेशन तक ही कन्फाइंड रहते हैं और फैलते नहीं। और दूसरे मलिग्नेंट, जो बेसिकली सबसे डेडली होते हैं। इनके सेल्स ब्लड के थ्रू ट्रैवल करके दूर के नए ऑर्गन्स को कंटिन्यूअसली इन्वेड करते हैं। इस डिस्ट्रक्टिव स्प्रेडिंग प्रॉपर्टी को मेटास्टेसिस कहते हैं। आज साइंस ने डिटेक्शन और ट्रीटमेंट में काफी एडवांस कर लिया है। सर्जरी, रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी का सिस्टमैटिकली यूज होता है, पर द अल्टीमेट सर्वाइवल की हमेशा अर्ली डिटेक्शन ही होती है। या इम्यून फेलियर को कंट्रोल करना शायद हमारे हाथ में कंप्लीटली ना हो, पर एक फैक्टर है जो हम इंडिविजुअली खुद इनवाइट करते हैं, वो है ड्रग्स और अल्कोहल अब्यूज। ये एक ग्रोइंग एपिडेमिक है। यूथ और स्पेसिफिकली एडोलेसेंट्स में इन सब्सटेंसेस का अब्यूज बहुत रैपिडली इंक्रीज कर रहा है, जिसका एक डायरेक्ट कनेक्शन साइकोलॉजिकल स्टेट से देखा गया है। और ये स्पेसिफिकली नीट 2026 एस्पिरेंट्स आपको बहुत ध्यान से सुनना चाहिए। हम सब परफेक्टली जानते हैं कि इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का प्रेशर मेंटली कितना इंटेंस होता है। अपनी पर्सनल एक्सपेक्टेशंस, हैवी सिलेबस और एक्सटर्नल पीयर प्रेशर माइंड पर इमेंस स्ट्रेस कंसिस्टेंटली क्रिएट करते हैं। और कुछ स्टूडेंट्स उस माउंटिंग स्ट्रेस से एस्केप करने के लिए प्रैक्टिकली अल्कोहल या हेवी ड्रग्स का फॉल्स सपोर्ट लेना स्टार्ट कर देते हैं। पर वो लोग ये भूल जाते हैं कि ये शॉर्ट टर्म एस्केप लिटरली उनकी ब्रेन की न्यूरल पाथवेज को परमानेंटली ऑल्टर कर रहा है। एडिक्शन एक एब्सोल्यूट ट्रैप है, जहां एक पॉइंट के बाद बॉडी उन केमिकल्स के बिना फंक्शन करने से ही स्ट्रिक्ट मना कर देती है। देखिए, स्ट्रेस फील करना एक कंप्लीटली नॉर्मल ह्यूमन एक्सपीरियंस है, स्पेशली एग्जाम प्रेप में। बट टेम्पररी एस्केप हमेशा लॉन्ग टर्म बायोलॉजिकल डिस्ट्रक्शन एब्सोल्युटली गारंटी करता है। अगर आप या आपका कोई फ्रेंड ट्रैप्ड फील कर रहा है, तो अर्ली एजुकेशन, साइकोलॉजिकल काउंसलिंग और प्रोफेशनल मेडिकल हेल्प एवरीवेयर प्रॉपर्ली अवेलेबल है। इससे बेहतर है हेल्दी कोपिंग मैकेनिज्म्स ट्राई करें, जैसे फैमिली और फ्रेंड्स से फ्रैंकली कम्युनिकेट करना, बाहर जाके एक्सरसाइज करना। ये सब बायोलॉजिकली ज्यादा इफेक्टिव लॉन्ग लास्टिंग डोपामीन रिलीज करते हैं। सही बात है। तो आज हमने प्रैक्टिकली एक पूरे बायोलॉजिकल थिएटर को इंटेंसली ऑब्जर्व किया। टाइफॉइड टाइफी के उन स्टेल्थ मोड इन्वेजन से लेकर हमारे टी सेल्स के उस एक्सट्रीम डिफेंस और कैंसर के डेवस्टेटिंग इंटरनल रिबेलियन तक। बॉडी में लिटरली सब कुछ इंटरकनेक्टेड है। हर एक एलिमेंट दूसरे पर डायरेक्टली डिपेंड करता है। पर इस कॉन्वर्सेशन को रैप अप करने से पहले मुझे एनसीईआरटी के चैप्टर इंट्रोडक्शन का एक बहुत ही पावरफुल टेक्स्ट एक्सप्लिसिटली याद आ रहा है। उसमें क्लियरली स्टेट किया गया है कि हमारा जो माइंड है ना, वो न्यूरल और एंडोक्राइन सिस्टम्स के थ्रू डायरेक्टली हमारे इम्यून सिस्टम को कॉन्स्टेंटली इन्फ्लुएंस करता है। वो एक बहुत प्रोफाउंड स्टेटमेंट है उस किताब में। तो इसका सिंपल सा क्या ये मतलब निकलता है कि जो एस्पिरेंट्स कंटिन्यूअसली स्ट्रेस और एक्सेसिव नेगेटिव थॉट्स फेस कर रहे हैं, वो प्रैक्टिकली बायोलॉजिकली अपने इम्यून डिफेंस सिस्टम को ही अग्रेसिवली वीक कर रहे हैं। बायोलॉजी यूनैनिमिटली यस बोलती है इस पर। जब हम क्रॉनिक स्ट्रेस में होते हैं, बॉडी लिटरली कॉर्टिसोल हार्मोन रिलीज करती है, और ये हार्मोन सीधे हमारे प्रोटेक्टिव इम्यून सेल्स की नेचुरल एक्टिविटी को टोटली सप्रेस करता है। वाओ, मतलब स्ट्रेस इम्यून सिस्टम को डाउन करता है। इसलिए एक पॉजिटिव मेंटल स्टेट मेंटेन करना और स्ट्रॉन्ग विल पावर रखना सिर्फ एक मोटिवेशनल कोट पढ़ने जैसा नहीं है। एक स्ट्रॉन्ग और रेजिलिएंट माइंडसेट फंडामेंटली आपके फिजिकल इम्यून सिस्टम को एक्टिवली बूस्ट अप करता है। सोचिए, आपका एवरीडे थॉट प्रोसेस डायरेक्टली आपकी बॉडी के इंटरनल बायोलॉजी को इफेक्टिवली डिक्टेट कर रहा है। ये फाइनल थॉट अपने आप में सचमुच माइंड ब्लोइंग है। आप जैसा नेचुरली फील करते हैं, जैसा सोचते हैं, आपकी सेल्स एग्जैक्टली वैसा ही रिएक्ट करती हैं। तो नीट 2026 एस्पिरेंट्स, यहाँ अब आपके सामने एक डायरेक्टली डबल मिशन है। बिल्कुल। एक तरफ अपने टफ एग्जाम प्रिपरेशन टारगेट्स को अग्रेसिवली अचीव करने के लिए कंटिन्यूअसली मेहनत करिए, पर दूसरी तरफ
अपनी एसेंशियल मेंटल और फिजिकल हेल्थ को टॉप प्रायोरिटी पर कंसिस्टेंटली मेंटेन रखिए। अपने इन रोज के मेंटल स्ट्रेस और चैलेंजेस को प्रैक्टिकली एक ट्रेन्ड इम्यून सिस्टम की तरह स्मार्टली टैकल कीजिए। यस, इफेक्टिवली अपनी मेमोरी को इंटेंसली यूज कीजिए, एक पावरफुल स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट कीजिए और अपना शार्प फोकस कंप्लीटली क्लियर रखिए। हेल्थ और आने वाले करियर दोनों क्रूशल फ्रंट्स पर अपने मेजर टारगेट्स को सक्सेसफुली हिट करने के लिए हमेशा रेडी रहिए। नई अमेजिंग नॉलेज परसिस्टेंटली डिस्कवर करते रहिए। कीप कॉन्फिडेंटली पुशिंग एंड लॉजिकली स्टे हेल्दी।